So, hello everyone, and good evening to all. And let us start today's lecture. 1857 के जो विद्रोह है उसके क्या क्या कारण थे। तो कैनिंग जो था उस समय वॉइस रॉय था। वो एक एक्ट लाता है जिसको हम बोलते हैं जनरल सर्विस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि बंगाल आर्मी, क्योंकि आर्मी में जो ज़्यादातर बंगाली थे, तो उनको बोला गया कि आपको बाहर सर्विस के लिए जाना पड़ सकता है। यानी ओवरसीज़ का मतलब होता है कि बाहर विदेश में आपको समुद्र क्रॉस करके दूसरे देश जाना पड़ सकता है। और तब हिंदू धर्म में क्या होता था कि अगर आपने समुद्र क्रॉस कर लिया, अगर आप विदेश चले गए, तो आपने अपना धर्म का नाश कर लिया। ठीक है। तो ये एक पॉलिसी थी जिसके वजह से जो सिपाही थे, क्योंकि ये जो 1857 का रिवोल्ट है इसको हम सीपॉय म्यूटिनी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। म्यूटिनी, सिपाही विद्रोह क्यों जानते हैं? बिकॉज सिपाही जो हैं, सिपॉय हैं, उन्होंने इस चीज़ को लेकर रिवोल्ट किया, जिसको हम बोलते हैं 1857 का रिवोल्ट। सिर्फ यही कारण नहीं था, ये कारण था। ठीक है। डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको हम हड़प नीति बोलते हैं, ये भी एक कारण था। तो हम लोगों ने सभी ने पढ़ा है सब्सिडियरी अलायंस कि 1798 में हुआ था। निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने सबसे पहले एक्सेप्ट किया था, फिर हमने देखा था कि मैसूर ने 1799 में एक्सेप्ट क्या कर लिया था, वो तो टीपू सुल्तान को हरा के वोडेयर डायनेस्टी को बिठा दिया था। तो उसी की तरह ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये क्या था, ब्रिटिशर्स बड़े शातिर थे। जैसे कि होते ना जो लोग, तुमने देखा होगा, जो लोग की पैसे लेने की आदत होती है, जो एकदम वो होते हैं, एकदम माहिर होते हैं इस खेल में, तो वो क्या करते हैं, ठीक है, जो पैसे लौटाते नहीं है, पैसे कोई भी ले लेता है वो कभी लौटाता नहीं, चाहे वो कोई भी हो। ये रीति का रिवाज है, विधि का विधान है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो कोई भी तुमसे पैसे लेने आता है, तो जो मतलब एकदम होते हैं ना माहिर खिलाड़ी, इसमें जो रिपीटेटिवली बार बार पैसे लेने में एकदम माहिर है, तो क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा अमाउंट लेंगे, वो तुरंत वापस करेंगे आपको बिना पूछे। ठीक है। आपको काइंड ऑफ ट्रस्ट आ जाएगा, यार बंदा तो सही आ रही है, तुरंत ले रहा है, मतलब ये ऐसा होना चाहिए आदमी को, पैसे लेते ही तुरंत देखो उसने दे दिया। लेकिन अब वो क्या करेगा, अगली बार हो सकता है फिर से ये चीज़ करे, छोटा अमाउंट ले, वापस कर दे तुरंत। अब वो जब अगली बार आएगा ना, जब उसको मारनी है, तो बड़ा अमाउंट लेगा और गायब। ठीक है। अब उसका फ़ोन जो है उठेगा नहीं, चाहे तुम कितनी बार भी कॉल कर लो, या तो स्विच ऑफ हो जाएगा या बंदा गायब। तो वैसा टाइप ही ब्रिटिशर ने यहाँ पर रणनीति अपनाई कि जो भी ये प्रिंसली स्टेट थे, जो किंगडम्स थे, इनको पहले थोड़ा सा लालच दिया कि भाई क्यों अपना आर्मी यार तुम लगाए हो, खर्चा पानी सब करते हो, हमारी आर्मी लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और दिक्कत हुई भी नहीं शुरू में, दिक्कत तो बाद में शुरू हुई सब्सिडियरी अलायंस से भी। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में तो ये था कि अगर कोई किंग है, ठीक है, उसका नेचुरल हायर नहीं, नेचुरल हायर का मतलब ये है कि अगर उसका कोई संतान नहीं है, बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, वैसे तो बेटा ही थ्रोन पे बैठता था, बेटा नहीं है, तो अगर या तो बेटा नहीं है ही नहीं, या तो अगर एडॉप्टेड सन है, मतलब गोद लिया हुआ है, तो उस केस में ब्रिटिशर्स उस एडॉप्टेड सन को कोई अधिकार नहीं देंगे, या फिर उन पे ही, ब्रिटिशर पे ही ये पूरा अधिकार है कि वो अधिकार दें ना दें। और फिर क्यों ही देंगे, यानी कि वो किंगडम एक तरह से ब्रिटिशर के हाथ में चला जाएगा। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको कौन लेके आया, ये डलहौजी लेके आया। तो 1848 में लेके आया। सतारा सबसे पहले कैप्चर हुआ 1848 में। 1849 में संबलपुर और जैतपुर हुआ। 1852 में उदयपुर हुआ और 1853 में झांसी हुआ। धीरे 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 इस तरह से किंगडम्स हाथ में जाते गए। इसी बंदे ने बोला था कि अवध इज लाइक दैट चेरी, इज लाइक अ चेरी विच इज जस्ट टू बी ड्रॉप्ड, विच इज जस्ट टू बी ड्रॉप्ड इन द माउथ ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, ड्रॉप्ड इन द माउथ ऑफ ब्रिटिशर्स, मतलब कि अवध जो है वो लटकती हुई चेरी की तरह है जो ब्रिटिशर के मुंह में गिरने वाली है। क्योंकि इसने क्या किया था, अवध में थे अवध के नवाब। ठीक है। तो अवध के जो नवाब थे उनके बड़े नवाबी शौक थे, वाजिद अली शाह नाम था उनका। ठीक है। जो लास्ट नवाब थे अवध के, उनका नाम था नवाब वाजिद अली शाह। तो ब्रिटिशर्स ने इनसे बोला कि देखो यार वाजिद अली शाह, तुम यार ढंग से रूल नहीं कर पा रहे हो। पहले तो इनके कोर्ट में जो एक ब्रिटिशर था, क्योंकि पूरी ब्रिटिश आर्मी इन्हीं के कोर्ट में थी, क्योंकि ये भी अगर आपको याद हो सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट कर चुके थे 1801 में, याद है ना, अवध ने सब्सिडियरी अलायंस 1801 में एक्सेप्ट किया था। तो ब्रिटिश आर्मी परमानेंटली स्टेशन थी। तो डलहौजी ने बोला एक रिपोर्ट जरा बना के भेजो, कैसी,
किस तरह से वाजिद अली शाह के अंडर में उतना ढंग से गवर्न कर नहीं पा रहे हैं। तो उसने रिपोर्ट बना के भेजी, तो सब फॉर्मल कागजी वो होती हैं, दिखावटी टाइप। तो डलहौजी ने बोला ये सब क्या चल रहा है, देखो इसने रिपोर्ट बना के हमें भेजी कि तुम ढंग से गवर्न नहीं कर पा रहे हो, निकलो यहाँ से, अब हट जाओ बेटा, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो बहुत मारे जाओगे। अब यहाँ हम आएंगे क्योंकि तुम लोग जो हैं तुम्हारे अंडर में ढंग से मतलब वो नहीं है, प्रजा तुम्हारी खुश नहीं है, तो तुम ढंग से गवर्न नहीं कर पा रहे हो। नहीं कि मिस गवर्नेंस के चलते अवध फाइनली 1856 में आ गया, किसके अंडर में, ब्रिटिशर के अंडर में। क्या हवाला देते हुए कि मिस गवर्नेंस का हवाला देते हुए। तो और ब्रिटिशर की ये मेंटालिटी थी, जो ब्रिटिश फोर्सेस थी उसमें से ब्रिटिशर्स की भी आर्मी थी और इंडियन भी आर्मी थी। ब्रिटिशर्स कुछ थे, इंडियंस बहुत ज़्यादा थे आर्मी में। तो इनके बीच में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, किनके बीच में, ब्रिटिश सोल्जर्स और इंडियन सोल्जर्स के बीच में। और फाइनली जो चिंगारी का काम किया, अब ये सारी चीज़ें उबल तो रही थी, ठीक है, ये चीज़ें धीरे धीरे राइज तो हो रही थी इनके खिलाफ जो आक्रोश है, लेकिन इस चीज़ ने क्या कर दिया, चिंगारी लगा दी उस पर्टिकुलर, बोल सकते हैं कि उसमें आग में, और इसको और बड़ा कर दिया। यानी कि इट इज़ द इमीडिएट कॉज, तात्कालिक कारण ऑफ 1857 रिवोल्ट। ये क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। ये एनफील्ड राइफल क्या है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि कार्ट्रिज होता है, ठीक है। जब बंदूक में क्या होता है, मसाला भरना होता है, मसाला भर के गोली डालनी होती है, देन वो चलानी होती है। तो मसाला एक कार्ट्रिज में आता है, वो कार्ट्रिज को मुंह से खोलना पड़ता है, ठीक है। और उस वहाँ पे जिस चीज़ को मुंह से खोलना पड़ता है, उसमें ये माना गया, इन लोगों ने बोला, सभी लोगों ने, ठीक है, किसने, ब्रिटिशर ने नहीं, ब्रिटिशर ने तो मना किया था इस चीज़ को, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा बात फैल गई कि इसमें सूअर का और गाय का मांस है। जो गाय का मांस है वो हिंदू धर्म में बहुत प्रोहिबिटेड है, आपको पता है, बीफ। और जो पिग है, जिसको पिग का जो मीट है उसको हम पोर्क बोलते हैं, ठीक है। जैसे बीफ बोलते हैं गाय के मांस को, तो सूअर के मांस को हम पोर्क बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रोहिबिटेड है उस इस्लाम धर्म में। तो इससे ये इसको यूज़ किया जा रहा है। तो इसके चलते क्या हुआ, सारे सिपाही भड़क गए। अब मैं आपको पहले ये वीडियो दिखाता हूँ, इस वीडियो को देखिए, ठीक है। हो सकता है साउंड नहीं होगा इसमें क्योंकि फिर कॉपीराइट का थोड़ा इशू होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये आप देख पा रहे हैं, ये कारतूस है, कार्ट्रिज, ठीक है। इसको मुंह से बंदा खोलेगा ये, ठीक है। आप देखेंगे इसको मुंह से खोला जाएगा अभी। तो इसी में ये बोला, इन लोगों ने बात फैल गई इन लोगों के बीच में, ठीक है, कि या तो ये सूअर या तो ये देखो, है ना, सूअर या फिर गाय का। ये मंगल पांडे का रोल कर रहे हैं आमिर खान। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से फायर होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से ये वो आप समझ गए होंगे। तो इसी वजह से क्या हुआ कि जो मंगल पांडे थे, ठीक है, तो मंगल पांडे जी गुस्सा हो गए, ठीक है। मंगल पांडे जी गुस्सा हो गए और उन्होंने 34th जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसकी 34वीं बटालियन से थे मंगल पांडे जी, और उन्होंने अपने ऑफिसर को मार डाला। कब, 29 मार्च को, 29 मार्च को मार डाला। और इसीलिए उनको फांसी हुई 8 अप्रैल को। और जब 8 अप्रैल को उनको फांसी हो गई तो बाकी लोगों में, बाकी सिपाहियों में खबर फैली। और 24 अप्रैल को जो 3rd नेटिव कैवलरी थी उसने भी, उसके सिपाहियों ने मना कर दिया कि हम जो है इसको यूज़ नहीं करने वाले हैं, ठीक, हम इसको यूज़ नहीं करने वाले। तो इसके चलते 9 मई को इनमें से तकरीबन 90 ऐसे सिपाही थे, 90 से में 85 सिपाहियों को डिसमिस करके 10 साल की जेल में डाल दिया। अब हुआ क्या इससे, और आक्रोशित हो गए जो सिपाही थे। उन्होंने अपने जो साथी सिपाही थे उनको जेल से छुड़ा लिया, ठीक है, और जेल से हटा, मतलब इनको रिहा करके, और इन लोगों ने दिल्ली की तरफ मार्च शुरू कर दिया 10 मई 1857 को। ये डेट याद रखेंगे यहाँ पर कि मंगल पांडे जी 34th नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे, जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उससे। 29 मार्च को उन्होंने फायर किया, मारा। 8 अप्रैल को उनको फांसी हुई, ठीक है। और 10 मई को इन लोगों ने क्या किया, मार्च शुरू किया दिल्ली के रेड फोर्ट की तरफ। और इन्होंने ये घोषित कर दिया कि बहादुर शाह जफ़र, या फिर जिसको हम बहादुर शाह दी सेकंड बोलते हैं, वो होगा हमारा शासक, ना कि ब्रिटिशर्स होंगे। और ये काफ़ी एक, अब क्योंकि आपको पता है ना, वो जो बक्सर के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी 1765 में, तो मुगल भी अंडर में ही आ गए थे ब्रिटिशर के, तो भी ब्रिटिशर के अंडर में था, ठीक है। और काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उतना एबल रूलर था नहीं। एक्चुअल जो रूलर था वो जनरल भक्त खान था, क्योंकि बूढ़ा हो चुका था, तो उतना अच्छा रूलर नहीं था। एक्चुअल में जो लीड कर रहा था, क्योंकि 81 साल की उम्र हो गई थी, तो जनरल भक्त खान लीड कर रहा था दिल्ली से, ठीक है।
लेकिन बहादुर शाह को एक तरह से एक बोल दिया कि यह बहादुर शाह हमारा लीडर है, उस बहादुर शाह को ही हम एक्सेप्ट करते हैं एज द रूलर ऑफ इंडिया। अब लीडर ऑफ रिवोल्ट की अगर बात करें कि किसने कहाँ से लीड किया, तो दिल्ली से अभी हमने देखा कि या तो बहादुर शाह ही सेकंड होगा जो बहादुर शाह जफ़र है, या जनरल भक्त खान। लखनऊ से बेगम हज़रत महल ये वही है, नवाब वाजिद अली शाह की जो बीवी हैं बेगम है, ये हैं, ठीक है। कानपुर से नाना साहब, अब नाना साहब कौन है याद करो, बाजीराव द सेकंड। बाजीराव द सेकंड कौन है याद करो, रघुनाथ राव। रघुनाथ राव कौन है याद करो, ट्रीटी ऑफ सूरत जिसने साइन करी थी को। तो नाना साहब ने पहले लीड किया और उसके बाद तांतिया टोपे ने यहाँ से लीड किया, ठीक है, क्योंकि इनका कुछ पता नहीं चला कि ये जंगलों वगैरह में कहीं, क्योंकि जब सप्रेशन आया ब्रिटिशर्स की तरफ से तो ये लापता हो गए, ठीक है। तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद हमें पता है पेशवाशिप को अबॉलिश कर दिया गया था, इनको बिठूर भेज दिया गया था, तो उन्हीं के अडॉप्टेड सन है नाना साहब, ठीक है। और इन्हीं के साथ ही खेले थे कौन, रानी लक्ष्मीबाई, दोनों लोग, नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने झांसी से इसको लीड किया। इन्होंने क्यों लीड किया, सेम कहानी इनके साथ भी थी, इनके भी अडॉप्टेड सन था जिसको ब्रिटिशर थ्रोन नहीं दे रहे थे अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इनका ओरिजिनल नेम था मणिकर्णिका तांबे, इन शॉर्ट मनु। इनके जो फादर थे वो नाना बाजीराव दी सेकंड को सर्व करते थे, ठीक है, इनको सर्विस देते थे। तो मणिकर्णिका तांबे या फिर रानी लक्ष्मीबाई जिन्हें झांसी से लीड किया। और इनका ध्यान रखना, जो एक तरह से हम बोल सकते हैं इनका जो ग्रेव है वो कहाँ पर बना हुआ है, ये फूलबाग ग्वालियर में जगह पड़ती है, फूलबाग, वहाँ पे इनका क्या है, कब्र है हम बोल सकते हैं, ठीक है। फूलबाग ग्वालियर में जो जगह पड़ती है वहाँ पे, ठीक है। बिहार से कुंवर सिंह ने लीड किया जो कि एक लैंड लॉर्ड थे, ज़मींदार थे। खान बहादुर खान बरेली से लीड किए, एक रोहिल्ला थे, ठीक है। रोहिल्ला ये जो मेरठ वाला जो रीजन है ना, तो वहाँ पे रोहिल्ला ट्राइब, रोहिल्ला एक ग्रुप रहता है, तो खान बहादुर खान ने वहाँ से लीड किया बरेली से। और मौलवी अहमदुल्ला ने फैज़ाबाद से। और अगर इन जनरल कभी उत्तर प्रदेश ऐसा लिख दे तो शाह मल, ध्यान रखिएगा, लीडर्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सप्रेस हो गया ये 1857 का रिवोल्ट, ज़्यादा चल नहीं पाया। किसने कहाँ से सप्रेस किया, तो दिल्ली से जॉन निकोलसन ने, उसने बोला निकलो यहाँ से, दिल्ली से उसने बोला निकलो यहाँ से। लखनऊ से हेनरी लॉरेंस, एल से लखनऊ, एल से लॉरेंस। कानपुर से कॉलिन कैंपबेल ने इसको सप्रेस किया, ऐसे याद करो, बेल घंटा, कानपुर का जो रेलवे स्टेशन है सबसे बड़ा वो घंटा घर है, तो कॉलिन कैंपबेल। झांसी ह्यू रोज़, ऐसे याद करो कि ह्यू रोज़ ने रोज़ दिया, गुलाब दिया किसको, रानी लक्ष्मीबाई को। और इसने कमेंट भी किया था रानी लक्ष्मीबाई पे कि शी वॉज द ओनली मैन फाइटिंग इन दैट 1857 रिवोल्ट फ्रॉम झांसी, मतलब इनकी ब्रेवरी को प्रेज करते हुए कितनी ब्रेव हैं कि जो आदमी है वो भी इनसे कम ब्रेव लगते हैं, ठीक है। और ग्वालियर में 1858 में फाइनली जो है सप्रेस हो जाता है। तो ये ध्यान रखना किसने कहाँ से लीड किया और किसने कहाँ से सप्रेस किया, यानी कि दमन किया, ठीक है। और फाइनली बहादुर शाह को बोला जाता है कि बेटा तुम आ जाओ, अभी जिस तुम्हारा नंबर आ गया, मुगल शिप को भी हम अबॉलिश कर देते हैं। तो यही वॉज द लास्ट मुगल रूलर, मुगल शिप भी खत्म हो जाती है। जैसे कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर से पेशवा शिप खत्म हुई, इसी तरह से मुगल शिप भी खत्म हो जाती है। इनको रंगून जेल है जो कहाँ पर पड़ती है, म्यांमार, जो उस समय बर्मा हुआ करता था, तो वहाँ पे इनको ले जाके छोड़ दिया गया कि चलो बेटा पेंशन लेते रहना, जाओ, ठीक है। और अब यहाँ पर और क्या हुआ, आफ्टर मैथ ऑफ रिवोल्ट क्या है कि ब्रिटेन पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ, ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी को कर दिया जाता है अबॉलिश और सीधे आ जाता है ब्रिटिश क्राउन, यानी रानी या राजा का रूल। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कब क्रिएट होती है ज़रा बताइए, और कब इंडिया में आती है, तो क्रिएट होती है 1599 में, 1599 में, जब क्वीन एलिजाबेथ वन से चार्टर मिलता है कि जाओ तुम ट्रेड करो इंडिया में, और सिर्फ तुम ही ट्रेड कर सकते हो। 1608 में हॉकिंस आया था, 1615 में मुनरो आया था, थॉमस मुनरो। तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 15 एक तरह से हम बोल सकते हैं 1608 में ट्रेड के लिए आती है, ठीक है। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है। अगर हम बैटल ऑफ प्लासी को ही कंसीडर कर लें तब भी 100 साल, और वो वैसे देखें तो 100 साल से भी ज़्यादा, लगभग 150 साल तक एक कंपनी एक देश पे पूरा शासन कर रही है। आप समझ लो, एक कंपनी, ठीक है, चलो नहीं भी 150 मानो तो 100 तो पूरा है बैटल ऑफ प्लासी से। मेजॉरिटी पार्ट में एक कंपनी ने यहाँ पे रूल कर रही थी। डायरेक्टली क्वींस प्रोक्लेमेशन भी इसको बोलते हैं, बिकॉज ऑफ डायरेक्टली क्वीन या फिर किंग का रूल होगा, क्राउन रूल जिसको बोलते हैं। उस समय जो क्वीन थी वो थी क्वीन विक्टोरिया, ठीक है। उस समय जो क्वीन थी वो क्वीन विक्टोरिया थी। उस समय जो वॉइस रॉय था वो कैनिंग था। वॉइस रॉय क्या मतलब, इस पर्टिकुलर एक्ट ने हमने पता है कि क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया। एक कमीशन का गठन किया था, पील कमीशन, याद है, पील आयोग। इस कमीशन ने क्या बोला था, इस कमीशन ने बोला था, इसने रिकमेंड किया था कि ब्रिटिश आर्मी में इंडियंस कम रखो,
ब्रिटिशर्स को ज़्यादा रखो, नहीं तो 1857 में जो हुआ ये फिर से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडियंस ही थे ज़्यादा आर्मी में, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। अब अगर ब्रिटिशर्स को रखोगे तो विद्रोह थोड़ी ना करेंगे वो, है ना। तो पील कमीशन ने यही बोला कि ब्रिटिशर्स को ज़्यादा करो ब्रिटिश आर्मी में, है ना, वही चीज़ ध्यान रखेंगे। तो और इसने क्या किया, गवर्नर जनरल को क्या बना दिया, वॉइस रॉय। कमेंट करके बताओ गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किस एक्ट से बना था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का किस एक्ट से बना था, ये आपको बताना है। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉइस रॉय बन गया था 1858 के एक्ट से, जो कैनिंग पहला वॉइस रॉय यहाँ पर बनता है, ठीक। और यहाँ पर एक सेक्रेटरी ऑफ जनरल की पोस्ट क्रिएट हुई थी, सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की एक काउंसिल दी गई थी। अगर आपको याद हो, बोर्ड ऑफ गवर्नर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एबॉलिश कर दिया गया था, याद है आपको, इन दोनों को भी एबॉलिश कर दिया गया था। और ये एक्ट, ये हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से, और ये हुआ था आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से, और ये हुआ गवर्नमेंट ऑफ, ये रेगुलेटिंग एक्ट, ये चार्टर एक्ट, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का। और यहाँ से डायरेक्टली क्राउन रूल हो गया, खत्म हो गया 1857 का रिवोल्ट। अब इस पर अगर हम बात करें कि ये फेल क्यों हो गया, इतना सक्सेसफुल हुआ क्यों नहीं, ठीक है। वैसे तो वीडी सावरकर जी ने कमेंट किया था कि इसको बोला था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी का पहला युद्ध, लेकिन एक्चुअल में इट वॉजन दी, इसको काफ़ी सारे हिस्टोरियंस इसको नेगेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए नेगेट करते हैं क्योंकि आप खुद देखिए कि किसकी इंडिपेंडेंस के लिए था, किसकी इंडिपेंडेंस के लिए। जैसे रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी तो झांसी लड़ रही थी, बेगम हजरत महल लड़ रही थी तो लखनऊ के लिए लड़ रही थी, अवध वाले रीजन के लिए लड़ रही थी। जो नाना साहब लीड वो लड़ रहे थे तो अपने मराठा रीजन के लिए लीड कर रहे थे। तो कोई ऐसा इंडिया के लिए नहीं लीड वो कर रहा था, यानी कि एक कोई पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव नहीं था, एक कॉमन रीज़न नहीं था, कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोई लीडरशिप नहीं थी, सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे। और ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट भी नहीं किया, जो रिच ज़मींदार थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। काफ़ी सारे तो ज़मींदार या फिर जो हायर क्लास के थे उनका ये मानना था कि भाई ब्रिटिशर्स रहेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा हमारे इंडियन सोसाइटी के लिए। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा सा सिविलाइज्ड हो पाएंगे, सभ्य हो पाएंगे, एजुकेट हो पाएंगे।